हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 21 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे है वो जाइडस कैडिला के वैक्सीन को अप्रूवल से रिलेटेड है। दूसरी जो न्यूज़ है जो हम डिस्कस करेंगे वह है सोमनाथ टेम्पल से संबंधित अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उसमें पार्वती टेम्पल का एक तरीके से हम फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है, तो उसके लिए है। तीसरी हम न्यूज़ देखेंगे फ्रंट पेज पे, नरेगा में जो भी इम्प्लीमेंटेशन में डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, गफलत आ रही है, उससे रिलेटेड है। फिर इसके अलावा हम आगे देखें तो फिर पेज नंबर 8 पे हम बात करने वाले हैं सीसीपीए ने अभी कुछ ऐसी फॉर्म्स के ऊपर छापा मारा है या फिर उनको अकाउंटेबल ठहराया है जिन्होंने ये कहा कि हमारे प्रोडक्ट का यूज़ करोगे तो कोविड-19 वायरस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सीसीपीए का मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, उनके द्वारा इधर आप देख सकते हो मुहर्रम का ये सीन आप देख सकते हो, राइट। तो इसमें बीबी का अलावा पास ये कहाँ पर है? हैदराबाद के चार मीनार में। ओके, तो ये चार मीनार हैदराबाद में लोकेटेड है। आप ये मोन्यूमेंटल साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे देखें तो एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स, एक तो तालिबान ने कैसे अपनी कंटिन्यूटी बनाई रखी, कैसे अपनी रेलेवेंस को बनाए रखा, उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा हिंदुस्तान 228, ये अभी अपना खुद का है, आप कह सकते हो इंडिजीनसली डेवलप्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ एक कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल तैयार किया गया है। ठीक है, तो जानेंगे इसके पूरे मुद्दे पूरे डिटेल में, क्या है अभी न्यूज़ में, क्यों है, किस तरीके से डेवलप किया, क्या मॉडल है, कहाँ तक अप्रूवल मिला है, वो जानेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट न्यूज़ तो हम देखेंगे कि एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, जिनको अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के तौर पे अभी अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि इमर्जिंग चैलेंजेस पे फोकस करना है, जिसमें मेन है कि ग्रीन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए और स्टेट्स के साथ में कोलैबोरेशन किया जाए, जानेंगे। दूसरा इधर आप देख सकते हो कि फ्यूल प्राइस अभी तक भी गवर्नमेंट कम करने के लिए रेडी नहीं है, जबकि क्रूड जो प्राइस है क्रूड ऑयल की, ठीक है, उसकी प्राइसेस में 13.9% तक का डाउन डिक्लाइन देखने को मिल गया है। अभी एक बैरल का जो प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो $65.63 चल रहा है। ओके, जो कि मई से लेकर अभी तक में सबसे कम वैल्यू चल रही है। फिर भी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इनको कम करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्राइस जो है इतने लो लेवल पे कंटिन्यू बनी रहेगी तो हम पेट्रोल डीजल की प्राइसेस लो करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे। इधर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिसेंट मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई उससे संबंधित है। इसके अलावा आरबीआई और इरडाई दोनों मिलकर के अभी एफडीआई प्लान्स को एग्जीक्यूट होते हुए देखने की वो करेंगे कि जो भी प्राइवेट बैंक्स प्रमोट कर रहे हैं ना नई इंश्योरेंस कंपनीज को, बोले उनमें इन एफडीआई लॉज को देखा जा रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत जानेंगे इसमें। और एक इधर आप देख सकते हो पावर आइलैंडिंग, इस सिस्टम के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स न्यूज़ भी देखेंगे, वर्ल्ड पेज की न्यूज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं सबको। फर्स्ट न्यूज़ है जाइडस कैडिला की 3 डोजेस का जो वैक्सीन है उसको देखो अप्रूवल दे दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 12 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको भी अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये छठा कोविड वैक्सीन कैंडिडेट है जिसको ये अप्रूवल मिला है इंडिया में। एफिकेसी अगर देखी जाए तो 66% तक अचीव हुई है थर्ड राउंड में। और आप देख सकते हो निडल फ्री, आप देख सकते हो ये वैक्सीनेशन का प्रोविज़न रहेगा इसमें। अच्छा, इसमें देखो मेन चीज़ क्या रहेगी कि मान लो आज वैक्सीन लग गई, 0 डे आज कंसिडर करो, तो सेकंड डोज 28th डे पे लगेगी और थर्ड डोज है वो 56 डेज पे लग जाएगी। तो ये सीक्वेंस इसमें रहने वाला है। एक इसमें क्या क्या मेन प्रोविजन है वो जाने। तो जाइडस कोविड का जो ये वैक्सीन है ना, इसको ZY-CoV-D बोला जा रहा है। ये वर्ल्ड का पहला कोविड वैक्सीन है जो कि डीएनए प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। अभी तक जितने भी वैक्सीन हमने यहाँ पर अप्रूवल दिए हैं वो सारे mRNA बेस्ड थे, अब ये डीएनए प्लेटफॉर्म पे है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखा जा पाएगा इस वैक्सीन को। साथ में कोस्ट इफेक्टिव मैनर में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि बोले इसको इंग्रेडिएंट जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए वो सस्ते होंगे, और जो इसको रखने का या आप कह सकते हो कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो ईजी रहेगा। ओके, और ये पहला ऐसा वैक्सीन है जिसको 12 साल से ज़्यादा के लिए अलाउ किया है, या फिर आप कह सकते हो पहला ऐसा वैक्सीन है जिसमें 18 साल से कम के उम्र के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा, पर हाँ 12 से कम नहीं। तो ये इंडिया में पहला ऐसा वैक्सीन रहेगा। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमने देखा। डीएनए बेस्ड ये प्लेटफॉर्म पे है आरएनए की बजाय। आरएनए वाले को बहुत ज़्यादा
लो टेम्परेचर के ऊपर रखना पड़ता था। ठीक है, एफिकेसी रेट आपको बताई दी 66.66% मिली है थर्ड ट्रायल में, 3 डोजेज इसमें लगेगी। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है सोमनाथ टेम्पल से संबंधित, कि सोमनाथ जो है वो टेररिज्म के सामने किस तरीके से अपने आप को बनाए रखता है, और ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है इंडिया के लिए कि टेररिस्ट से रिलेटेड जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ हम कैसे खड़े रह सकते हैं। ठीक है, जब महमूद ऑफ गजनवी के बारे में जब कभी पढ़ो तब आपको हमें पता पड़ता है ना हिस्ट्री में कि सोमनाथ टेम्पल को कितने बुरे तरीके से लूट के गया था वो, उसके बावजूद सोमनाथ कंटिन्यू बना हुआ है। तो देखो जो प्रोविज़न अभी जो मुद्दा है उसमें तो ये है कि सोमनाथ टेम्पल के पास में वहाँ पर पार्वती टेम्पल का भी फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा आप देख सकते हो कि वहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो मेन तो क्या है सोमनाथ टेम्पल के बारे में, तो टोटल 12 जो ज्योतिर्लिंग्स हैं भारत में, ठीक है, उनमें से एक सोमनाथ है, बाकी 11 और हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या जाती है कि सोमनाथ टेम्पल को बनवाया था 1782 में 1783 में अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर से थी, उन्होंने ये सोमनाथ टेम्पल बनवाया था। ठीक है, अब यहाँ पर एंशियंट टेम्पल है, उसके पास में नया टेम्पल भी डेवलप कर दिया, और नया जो प्रोजेक्ट है जिसमें पार्वती टेम्पल बनवाने की बात की जा रही है उसमें लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्चा है। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है। तो 12 ज्योतिर्लिंग साथ में 4 धाम, ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो इंडिया को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, या फिर जो टोटल शक्तिपीठ हैं लगभग 51 है कि 52 है, जहाँ तक है 52 है, 52 शक्तिपीठ है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि शक्तिपीठ कितने हैं टोटल, 51 है कि 52 है, एक नंबर का थोड़ा सा। तो पॉइंट यहाँ पर आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको ये चीज़ें, ये जो आप कह सकते हो मंदिर हैं हमारे, ज्योतिर्लिंग हो गए या फिर शक्तिपीठ हो गए या 4 धाम, बोले ये इंटीग्रेट करते हैं हमें कल्चरली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नरेगा से रिलेटेड कि लगभग 935 करोड़ रुपए का मिस अप्रोप्रिएशन देखने को मिला है। मतलब यूज़ तो हुए पर उनमें यूज़ का जो टारगेट था, मतलब नरेगा किस लिए है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको गाँव में रोजगार प्रोवाइड किया जाए जिससे कि मिनिमम लाइवलीहुड वो अर्न कर सकें। ठीक है, पर फिर भी 935 करोड़ रुपए का गफला देखने को मिला है नरेगा स्कीम में। ठीक है, और मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अभी तक इस 935 करोड़ में से केवल 12.5 करोड़ रुपए ही हम रिकवर कर पाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। अब एक तो क्या हो जाता है, नरेगा स्कीम के बारे में आपको पूरी डिटेल पढ़नी है, 2005 से ये कंटिन्यू है। फुल फॉर्म क्या है, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, और मेन डिपार्टमेंट कौन सा है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में ही एक सोशल ऑडिट यूनिट है, जो कि एक कंपल्शन है कि नरेगा में जो कोई भी काम हो रहे हैं, जितने भी रुपए का लेन देन हो रहा है, उसमें सोशल ऑडिट करवाई जाए। एक सेकेंड आप रुकिए। और सोशल ऑडिट में क्या होता है कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो साथ में बैठेंगे, पूरे गांव के अंदर मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बांध बनाया जा रहा है, ठीक है, और साथ में वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बैठेंगे। अब वहाँ पर चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा कि कितने रुपए एलोकेट हुए थे गांव के उस प्रोजेक्ट के लिए, कहाँ कहाँ पर कितना पैसा गया, कितना उनको वेजेस प्रोवाइड किए गए, कितना मशीनरी में लगा, कितने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, वो सारी चीज़ें। तो एक तरीके से वेरिफिकेशन जब हो जाता है ना, तब पता पड़ता है कि जितना पैसा ऑफिशियल्स के पास पहुंचा है उतने पैसे का क्या यूज हुआ है। ओके, कि जो हमने टारगेट किया वो मिला कि नहीं, यही एक पर्पज होता है सोशल ऑडिट का। और वहाँ पर जो बेनिफिशियरीज हैं वही अपनी ज़बान से बताते हैं कि हाँ जी मेरे को इतना पैसा मिला, गांव में इतने लोगों को रोजगार मिला इस टाइम पे नरेगा में। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, फिर ये सोशल ऑडिट यूनिट है ना, वो अपडेट कर देती है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वहाँ पर जब ये चेकिंग हुई तो पता पड़ा कि सोशल ऑडिटिंग प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है। ओके, तो जब हमारे यहाँ पर सोशल ऑडिटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तब ये पता पड़ रहा है कि 935 करोड़ रुपीस का गफला आ रहा है या फिर मिस अप्रोप्रिएशन आ रहा है। तो आप मानो कि प्रॉपर अगर ये सोशल ऑडिटिंग होती तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 935 की बजाय 3 से 4 गुना आप मान के चलो गफला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सोशल ऑडिट यूनिट ने अपनी तरफ से ये चीज बताई है। लगभग 2.65 लाख ग्राम पंचायत हैं,
सभी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में अगर हम देखें, और बोला कि पिछले 4 सालों के अंदर कम से कम एक बार ऑडिट किए। अब आप देखो 4 सालों में आपने 2.65 लाख ग्राम पंचायत में सिर्फ एक बार ऑडिट की है, 2017-18 से लेकर अब तक। तो आप देखो एक ग्राम पंचायत में पिछले 4 साल में केवल एक ऑडिट हुई है, तो 4 सालों में कितना गफला हुआ होगा उसका किसको पता है। ठीक है ना। करंट रिलीज की बात करें ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो 2017-18 में नरेगा के लिए एलोकेशन हुई थी 55,659 करोड़, और 2020-21 में बढ़ाकर के इसको एलोकेशन को कितना कर दिया, 1,10,355 करोड़ रुपए। तो एलोकेशन भी बढ़ी है। तो ऐसे में ऑडिट तो हर साल होनी चाहिए, तभी तो फिर मतलब बनेगा, और हर साल की बजाय हर 6 महीने में हो, तब जाकर के बात बने। आगे देखते हैं क्या इसमें। अब इसमें मेन जो गफले मिले हैं उनमें देखो, एक तो ब्राइबरी, ठीक है, जो हम घूसखोरी बोलते हैं जिसको, या फिर नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन की फेक अकाउंट बना दिए और उनको नाम बोल दिया कि हाँ ये नरेगा में काम कर रहा है, उनके नाम से पैसे दे दिए। इसके अलावा उन वेंडर्स को पैसे दे देना जहाँ से आप मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो, और वो पैसा भी कितना हाई इंटरेस्ट, हाई रेट के ऊपर, कि मान लो कि कोई भी काम करने के लिए एक आप मान लो कि एक बारात काम में आ रही है, ठीक है, जो बाउल होता है बड़ा, ठीक है, तो उसको आप नॉर्मल प्राइस मान लो कि वो 250 रुपये में मिल जाए आपको, अगर मार्केट से परचेज करके लेके आओ तो उसी चीज़ को जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने गफला करने के लिए क्या कर दिया कि बोले ये 250 नहीं, ये 450 रुपये की आई है, और इन्होंने अकाउंट में चढ़ा दिया। तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी कितने रुपए की आ रही है, 200 रुपये की। अब वो 200 रुपये क्या करेगा, यहाँ से जो वेंडर है ना, जहाँ जिस शॉप से खरीदी गई है वो पराते, जो भी पावड़ा, जो भी रिक्वायरमेंट है टूल्स की, है ना, उस डिफरेंस को फिर बाद में आप एक हिस्सा खुद रख लेंगे, थोड़ा सा हिस्सा इसको वेंडर को दे देंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है। ठीक है। तो अर्बन रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी जो हैं, जिनका नाम है नागेंद्र नाथ सिन्हा, उन्होंने ये कहा है कि अभी जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना स्टेट्स के, वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम फोकस कर रहे हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको ध्यान में रख करके आगे काम करने की ज़रूरत है। अब नरेगा एक्ट जो है, अब इसमें देखो बहुत सारे स्टेट्स के नेम है यहाँ पर, देखो झारखंड में डिस्क्रिपेंसी मिली है, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मतलब डेवलप्ड स्टेट्स में ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है इस पूरी पर्टिकुलर स्कीम की बात की जाए। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान, केरला, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यहाँ पर बोले लगभग जीरो मिस अप्रोप्रिएशन है। बाकी इनके अलावा जो दूसरे स्टेट्स है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है करप्शन। अच्छा, नरेगा जो एक्ट है ना, उसमें सेक्शन 17 में सोशल ऑडिट को मैंडेट किया हुआ है। ठीक है, कि हर एक ग्राम पंचायत के स्तर के ऊपर नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड वहाँ पर सोशल ऑडिट होगी। ऑडिट का मतलब आप पता ही है कि कोई भी काम होने के बाद में उसके बारे में एक चेक करना कि जी सही काम हुआ कि नहीं हुआ, पैसा जितना लगा, जितना बताया जा रहा उतना ही पैसा लगा या कम लगा या ज़्यादा लगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर सोशल ऑडिट, ये नॉर्म्स भी आए 2016 में, और उसके पहले ऑडिट ऑफ द स्कीम रूल्स, इनको भी नोटिफाई किया गया था 2011 में। तो 2011 के अंदर मेन रूल्स आ गए थे कि ऑडिटिंग करने का तरीका क्या होगा। इसके बेसिस पे देखा जाए तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ना, वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स भी रिलीज करती है। ये भी लिख लो, काम की चीज़ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करती है। और इसमें ये देखा जाता है कि जो कुछ भी पैसा स्टेट्स को या यूटीज़ को अलोकेट किया जा रहा है, तो उनको कितना एफिशिएंटली उन फंड्स को यूज़ किया जा रहा है, मतलब स्टेट्स का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है, और उसके बेसिस पे स्टेट्स को इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। तो 2011 के जो ऑडिटिंग रूल्स थे ना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा था कि वो अपनी तरफ से सोशल ऑडिट कंडक्ट करवाएंगी, और इसके लिए एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ठीक है, तब जाकर के पता पड़ेगा कि हाँ वाकई में कौन से स्टेट ने कितना अच्छा काम किया। और एक चीज़ और, ये जो ऑडिट होगी ना, सोशल ऑडिट, हर एक ग्राम पंचायत में हर 6 महीने में एक बार होगी, ये रूल्स में लिखा हुआ है। अब देखो आप कि पिछले 4 सालों के अंदर तो कितना आपको देखने को मिला है, केवल एक बार, 2-2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में सिर्फ एक बार ऑडिटिंग हुई है पिछले 4 साल में, जबकि होनी कितनी बार चाहिए थी, कम से कम 8 बार। ठीक है ना, कम से कम हर 6 महीने में एक बार तो होनी चाहिए ना मीटिंग। तो ऐसे में फिर देखो ऑडिटिंग नहीं हुई, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, तो फिर मिस अप्रोप्रिएशन तो देखो पैसों का होगा ही। झारखंड में भी देखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो सोशल ऑडिटिंग यूनिट है, वो अपने बेसिस पे इंडिपेंडेंटली डेटा को रिलीज़ करती है पोर्टल के बेसिस पे, पर वही चीज़ है, कुछ वहाँ पर कलेक्ट ही नहीं हो पाया। जो सोशल ऑडिट असेसमेंट इंडेक्स है, जिसको जून 2020 के हिसाब से देखें, तो वहाँ पर डेटा प्रॉपर फुलफिल नहीं है।
तो कहाँ से फिर बाद में आप चेक कर पाओगे? तो ये तो देखो एक इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पता पड़ा है कि नरेगा में कितने ज़्यादा घपले हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सीसीपीए ने देखो उन फॉर्म्स के ऊपर क्रैकडाउन किया, उन फॉर्म्स को एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन प्रोडक्ट को बंद करने के लिए कहा है और फाइन्स भी लगाने की बात चल रही है। वो ये कि उन्होंने मिसलीडिंग अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट दिए और उसमें मेन जो पॉइंट था वो ये कि ये कहने लगे कि भाई कोविड वायरस को मारते हैं हमारे प्रोडक्ट। अब देखो आप यहाँ पर एक शर्ट कंपनी ने यहाँ तक बोल दिया कि हमारा शर्ट अगर पहनोगे तो ये कपड़ा इतना शानदार है कि कोविड 19 99% तक खत्म हो जाएगा। अब पेंट ब्रांड हो गए अलग अलग, आप देखो टीवी पे कितने एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। तो जब ये इसके खिलाफ में बातचीत हुई और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास में गई तो पता पड़ा कि ये सारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट लोगों को केवल लुभाने के लिए। तो इन चीज़ों को देखा गया और फिर बाद में ये क्रैकडाउन हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसको देखो स्टैब्लिश किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। ठीक है ना, और इसका एनफोर्स ये काम करना कब शुरू किया? जुलाई 2020 में इन्होंने काम करना शुरू किया। और इस एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना 2019 का, वैसे तो 1986 का था, उसमें अमेंडमेंट किया गया तो 2019 का हो गया वो। तो उसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इस तरीके से आप विज्ञापन दो, एडवर्टीजमेंट दो जिसमें आप फॉल्सली डिस्क्राइब कर रहे हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को, बहुत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर कोई फॉल्स गारंटी दे रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है जबकि आप झूठ बोल रहे हो वहाँ पर। इसके अलावा आप ऐसा इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो जो कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा जो सर्विस दी जा रही है ना उसके बेसिस पे आपको वो मिल ही नहीं रहा है, या फिर आप डेलिबरेटली जानबूझ करके ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हो। तो ये क्या होती है, एक कंज्यूमर के राइट्स के अगेंस्ट में हो जाती है। तो कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन मिले, प्रॉपर मिले तो सही रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो एक बड़ी आरओ पॉपुलर कंपनी है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओज लगे रहते हैं हमारे वाटर प्योरीफायर, उसकी कंपनी के खिलाफ में भी एक बार कार्रवाई करने की नौबत आ गई। आप देखो ये बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस तरीके के काम कर रहे हैं। ठीक है, और अभी जो जितने भी ये कंप्लेंट्स है ना अभी मतलब आप देख सकते हो कि जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स है अभी 2019 के बाद से लेकर अब तक, या फिर ओवरऑल कंज्यूमर कंप्लेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स तो आ रही है ई कॉमर्स सेक्टर से संबंधित। ये जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके जो है ना इनके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को लेकर के। दूसरा सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं किसके? बैंकिंग से रिलेटेड। और तीसरा आ रहा है टेलीकॉम सेक्टर से। और ये सारे के सारे आप देखो मोर और लेस ऑनलाइन काम है सारे के सारे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। और मुहर्रम, आपको यहाँ पे ये सीन हमने देख ही लिया था, बीबी का हलवा, यहाँ पर देखिए, यहाँ चार मीनार हैदराबाद में, याद रखें। कई बार मैच द फॉलोइंग में, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन रैंडमली बन जाते हैं। आगे चलते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ हो रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि जब आपके पास में कोई रिक्वेस्ट गई है, बेसिक रिक्वेस्ट गई है, तो आप उसका रिप्लाई हिंदी में क्यों कर रहे हो, इंग्लिश में क्यों नहीं करते? मुद्दा क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, राइट? तो उसमें ये कहा गया है, उसके बेसिस पे मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि आपके पास में अगर कोई क्वेरी आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस प्रेवलेंट है, तो ऐसे में कोई भी अगर कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ में करती है और वहाँ पर कोई भी डायरेक्शन या कोई भी आइडिया आपको देना है, तो भाई वो आप इंग्लिश क्यों नहीं यूज़ करते? इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज रहती है जिसमें कि आप कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, मुद्दा ये है कि मदुरई के सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के जो एमपी हैं, यहाँ लिखो, ये लिखा हुआ ना, सु वेंकटेशन, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, सीआरपीएफ से रिलेटेड, कि सीआरपीएफ में जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो होम अफेयर मिनिस्ट्री ने हमें रिप्लाई दिया हिंदी में। तो बोले इसको लेकर के फिर वो मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट ने फिर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह दिया भाई रिप्लाई आप इंग्लिश में ही करो। तो लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, आप एक बार जरूर एम लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना क्योंकि ये मुद्दा हाईलाइटेड रहता है। आगे चलते हैं, फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे। देखो इसमें फर्स्ट है द तालिबान वॉर चेस्ट, कि तालिबान 20 साल से सत्ता से बाहर रहा और लगभग जैसे 2001 में यूएसए के ट्रूप्स आ गए थे ना अफगानिस्तान में,
उसके बाद से लेकर तालिबान ने 5 से 7 साल तक अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखी और फिर तालिबान एक बार रुक गया का मतलब कि अपनी सिग्निफिकेंस को बचाए रखने के लिए, कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक बार थोड़ा सा कम फ्रंट में आने लग गया, पर फिर भी अपनी जो फाइट थी उसको छोड़ा नहीं। यूएसए ने लगभग $80 बिलियन का पैसा फेंका है, मतलब यूएसए के $80 बिलियन के इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग ये प्रोवाइड की गई है अफगानिस्तान के सोल्जर्स को, मिलिट्री पर्सनल्स को। उसके बावजूद तालिबान अब अचानक से अब एक रिसर्जेंट मैनर में आता है ना, और पकड़ बना ली पूरी की पूरी। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे है एक तो फ्लोरिशिंग ड्रग ट्रेड। ठीक है, आप देखना इसमें एक तो ईरान, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, तीनों की बॉर्डर शेयर होती है एक दूसरे के साथ में। ठीक है ना, तो इन तीनों कंट्रीज को मिला करके इसको बोला जाता है गोल्डन क्रिसेंट। और यहाँ पर ये ड्रग के लिए बहुत फेमस है, ड्रग एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है, ड्रग कल्टीवेशन। दूसरी तरफ एक गोल्डन ट्रायंगल और आता है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। गोल्डन ट्रायंगल में 3 कंट्रीज आते हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो ये भी ड्रग्स के लिए इनफेमस कंट्रीज हैं और ये भी ड्रग्स के लिए इनफेमस कंट्रीज हैं। अब अफगानिस्तान की बात कर रही थी, गोल्डन क्रेसेंट। अब यहाँ पर आप देखो कि ड्रग का इतना ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा था और उन ट्रेड को अलाउ करने के लिए, अब आपको पता है कि तालिबान की पकड़ पिछले 20 सालों में सिटीज़ में तो कम हुई, ये तो मानते हैं हम, पर गाँव के अंदर पकड़ कम नहीं रखी। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपको पता है गाँव में होती है, और वहाँ से फिर जो भी लेन देन होता था ना, उसके ऊपर तालिबान ने टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो वो टैक्सेस भी इतनी ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट नहीं थे कि वहाँ के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको परेशानी हो। ठीक है, तो टैक्स देने के चलते किस पे? ड्रग्स पे, चाहे वो ओपीएम हो, चाहे हेरोइन हो, या फिर एक और ड्रग सब्सटेंस है जिसको आगे यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि प्रोडक्शन में बड़ा इजी था और उसको प्रोड्यूस करने में भी अफगानिस्तान में जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मिल गए, और उसके बाद में उसको सेल करना इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा आसान रहा। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के हिसाब से जो यहाँ पे देख सकते हो मैथमफेटामाइन, ठीक है, मैथमफेटामाइन, ये एक ड्रग डेवलप कर ली। तो बोले इसकी डिमांड शुरू में तो लगभग 2014 में तो 9 किलो के लगभग ये प्रोड्यूस हुआ। फिर आप देखो 2019 में 650 किलोग्राम तक ये प्रोड्यूस होने लग गया। इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो ये कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो लो कॉस्ट है और कोई भी स्पेशल या बड़ी लेबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ड्रग के चलते बहुत ज़्यादा तालिबान को पैसा मिला, हेरोइन की हो चाहे ओपीएम की हो, इनका ट्रेड इसने बहुत प्रमोट किया है तालिबान ने। ठीक है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्मगलर्स जो भी थे वो उनको टैक्स देना होता था। ठीक है, लगभग 200 पाकिस्तानी रुपया, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली $1.3 के यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी यूएनओडीसी के द्वारा, तो बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में जितना अफीम का प्रोडक्शन होता है ना, उसका 84% तो केवल और केवल अफगानिस्तान में हो जाता है, और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट होता है अफीम का नेबरिंग कंट्रीज़ में, यूरोप में, आप कह सकते नियर एंड मिडिल ईस्ट जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे, साउथ एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, अफ्रीका, स्मॉल डिग्री इसकी जाती है नॉर्थ अमेरिका में, और मेनली कहाँ पे? कनाडा में, और ओशियानिया जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है ना, पैसिफिक ओशियन आइलैंड कंट्रीज़, वहाँ पर भी। इसके अलावा माइनिंग, टैक्सेशन और डोनेशन, ये 3 और सेगमेंट है जिसकी वजह से तालिबान को पैसा मिलता रहा। अब आपको पता है कि अफगानिस्तान में एग्रीकल्चर तो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो सकता क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, बट वहाँ पर जब माइनिंग की जाए तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उनका फिर बाद में जब आप एक्सकेवेशन करते हो फिर उसको आप बेचते हो, और वो भी तालिबान अपने गाँव में पकड़ बना रखी थी, और आपको पता है माइनिंग ज़्यादातर गाँव में होती है, तो वो इलीगल माइनिंग के बेसिस पे बहुत पैसा कमाया तालिबान ने। ठीक है, दूसरी तरफ ट्रेड की बात करो, ये जो इलीगल माइनिंग हुई जिसमें मेन तो थे आयरन ओर, मार्बल, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, जिंक, रेयर अर्थ मेटल्स, इनको निकाला और बेचा और उससे पैसा कमाया इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा जो पर्शियन गल्फ नेशंस हैं उनसे भी डोनेशन, और पाकिस्तान ने तो आपको पता ही है कि जो लगातार वेपनरी सप्लाई थी वो बनाए रखी, वेपन सप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान और लूट। एक तो पाकिस्तान ने वेपन कंटिन्यू देते रहे तो पैसे की कमी भी नहीं खली क्योंकि वेपन तो थी, और जो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी दोनों ने मिलकर के, और दूसरी तरफ तालिबान ने जो लूटा कैसे कि अमेरिका है, अमेरिका ने $80 बिलियन के वेपन अवेल कराए अफगानिस्तान के मिलिट्री के पर्सनल्स को, तो उन वेपन को ही लूट लेते थे तालिबान वाले। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप देखो ना
कि जैसे ही तालिबान ने अटैक किया तो अफगानिस्तानी मिलिट्री ने वहीं पे हाथ खड़े कर दिए और सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको टेक ओवर कर लिया तालिबान ने। तो ऐसे बोला लूट और पाकिस्तान की तरफ से जो सप्लाई कंटिन्यू रही, इसकी वजह से तालिबान को शॉर्टेज ही नहीं आई, पैसे की प्रॉब्लम वैसे ख़त्म हो रखी थी। ठीक है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके द्वारा ये बताया गया कि ईरान ने भी कोई कम सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, 2007 के लगभग अच्छी खासी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तालिबान के लड़ाकों को। आपको पता ही है आईएसआईएस का एक ब्रांच बताया जा रहा है खोरासन में, खोरासन प्रोविंस है कहाँ पे, अफगानिस्तान में, उसको भी रोकने के लिए भी कोशिशें की गई, पर वही बात है तालिबान का वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, सिमिलरली जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, सिगार जिसको हम बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में जब हमने देखा तो पता पड़ा कि 4,74,823 अगर वेपन हमने अफगानिस्तान फोर्स को अलोकेट किए ना, तो उनमें से 2,03,888 वेपन जो हैं वो तो तालिबान के हाथ लग गए। अब आप देखो अराउंड 50% वेपनरी तो ऐसे कैसे तालिबान के हाथ लग रही थी, तो इसमें तालिबान फिर कहाँ वीक पड़ेगा। यूएस मिलिट्री एसेट तालिबान ने यूज़ की है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। बाकी चीज़ें देखो यही है, मेन जो चीज़ थी वो थी यही कि कैसे तालिबान अपनी रेलेवेंस बनाने में सक्सेसफुल रहा और अब वापस से 20 साल बाद में सत्ता में आ गया। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे नेक्स्ट आर्टिकल है द मेकिंग ऑफ हिंदुस्तान 228 हॉल एयरक्राफ्ट फॉर कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले तो आप इसकी फ़ोटो देख लो। इस एयरक्राफ्ट को डीजीसीए ने टाइप सर्टिफिकेशन में अलोकेट कर लिया है। अब टाइप सर्टिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई सर्टिफिकेट लेने में कि हाँ जी कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए अब इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाना पॉसिबल है। अब क्या होगा, अभी लो स्पीड के ऊपर अभी ट्रायल हुए हैं, अब हाई स्पीड पे ट्रायल होंगे और उसके बाद में जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी इसके लिए अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाली जाएगी और वहाँ से जैसे अप्रूवल मिलेगा तो फिर कॉमर्शियल पर्पजेस में इसका यूज़ किया जा पाएगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान 228 ये ध्यान रखें आप। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के द्वारा ये डेवलप किया हुआ है और ये आप कह सकते हो लो स्पीड टैक्सी ट्रायल, मतलब कि सिविल एविएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो कम स्पीड के ऊपर। नाम दिया है हिंदुस्तान 228 और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने देखो सर्टिफिकेट भी अलोकेट कर दिया, टाइप सर्टिफिकेट। अभी फाइनल नहीं है क्योंकि अभी ट्रायल और होने हैं हाई स्पीड पे ऐसे भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, देखो हिंदुस्तान ट्रेनर 2 के नाम से आप कह सकते हो, पहले एक हॉल ने एक वेरिएंट तैयार किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका वेरिएंट दूसरा आया था हिंदुस्तान प्रोपल्सन ट्रेनर 32 HPT 32 और फिर उसको आप देख सकते हो कि लगभग 6 दशक पहले से इंडियन एयरफोर्स में वो कंडक्टेड रहे। और अभी आपको पता है तेजस जिसको हम बोल रहे हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, वो एयरफोर्स को दे दिया। तो इसी लाइन में अब आप देख सकते हो 19 सीटर हिंदुस्तान 228 या फिर DO 228, ये नाम दोनों एक के इसी एयरक्राफ्ट के हैं। तो ये अपने आप में इंडिया की तरफ से मेजर अटेम्प्ट है कि हम क्यों ना स्मॉल सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करना शुरू करें। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि जो सारस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, जिसको रोक दिया गया था 2009 में, उसी के तहत बनाया गया है ये। तो एक तो आपके लिए क्या काम की चीज़ आ गई कि सारस प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, तो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बेसिकली 2009 में जो ये नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी है ना NAL, इसका प्रोजेक्ट था ये, है ना, सारस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बंद कर दिया था 2009 में। वजह क्या थी वो आगे हम देखेंगे कि एक प्लेन जो था वो क्रैश हो गया था जिसमें 2 या 3 पायलट्स की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से एक बार रोका गया था, पर इसको एक बार रीस्टार्ट करना ही अच्छी बात है। दूसरा इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी, ये जो हिंदुस्तान 228 या फिर DO 228 एयरक्राफ्ट है, इसका यूज़ देखो, ये एक तो इंडिजीनियसली डेवलप किया जा रहा है तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि प्रोडक्शन बड़ा सस्ता करना पॉसिबल होगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू एयर हम इंश्योर करें, जिसमें लगभग 1000 नए एयर रूट्स और साथ में 100 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट्स को स्टैब्लिश करना। तो ऐसे में ये DO 228 है ना, ये प्रॉमिस शो करता है। अब इसमें उत्तर प्रदेश में 2 प्लेसेस हैं, वहाँ पर तो इसका ट्रायल अभी किया गया है। उड़ान स्कीम के तहत अगर किया जाए तो इसका सिविल डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। हिंदुस्तान 228 है ना, ये देखो VIP ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, मल्टी रोल यूटिलिटी इसकी होगी, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस होगी, इमरजेंसी में किसी को कहीं हॉस्पिटल ले जाना है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया,
या फिर साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया कहीं पर भी, ओके, या फिर नॉर्थ ईस्ट से गुवाहाटी पहुंचाना, यहाँ पे कोलकाता पहुंचाना है तो उसके लिए यूज़ हो सकता है। इसको फाइट इंस्पेक्शन रोल में भी यूज़ किया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग, कि भाई रेनफॉल नहीं हो रही है तो ऊपर से जाकर के सब्सटेंस को वहाँ पर शावर कर दे और उसके बाद में रेनफॉल करवाया जा सके। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि पैरा जंपिंग और इनके लिए, या एरियल सर्विलियंस, ऊपर से नजरें गार्डन मतलब लगाए रखना, फोटोग्राफ के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, बहुत सारे इसके यूज़ हैं। अभी जो ट्रायल किया है ना, इसको 428 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है और बताया ये जा रहा है कि इसकी स्पीड मैक्सिमम 700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो सकती है। इसके अलावा क्या होगा कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं नेपाल जैसे छोटे कंट्रीज़ को, या फिर नेपाल जैसे जो डिपेंडेंट कंट्रीज़ है उनके लिए, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा उनके लिए। ठीक है। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन कहाँ से तैयार हुई? तो देखो हमारे पास में जर्मन डॉर्नियर 228 करके पहले एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो उसी की फ्रेम को मॉडिफाई तैयार किया गया है। अब इसमें अभी तक तो देखो बताया जा रहा है कि दो, जो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं डू 228 जो प्रोड्यूस किए गए हैं हॉल के द्वारा, उसको उड़ान स्कीम के तहत लॉन्च करना, और उसमें 6200 किलोग्राम का अभी वेट लिफ्ट करने की कैपेसिटी रही। तो अभी कोशिश ये है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो इसके वेट को और रिड्यूस कर दे 5700 किलोग्राम तक। इससे क्या होगा, एक तो वही बात है, फ्यूल एफिशिएंसी आ जाएगी और रिस्क भी कम हो जाएगी, तो वो चीज़ इंश्योर करना। और HALD 228201 ये एक अपग्रेडेड सिविल एयरक्राफ्ट होगा जिसमें डिजिटल कॉकपिट होगा। डिजिटल कॉकपिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं और वो केबिन जो होता है ना आगे का पायलट का, जहाँ पर पूरा डिजिटाइजेशन के ऊपर बेस्ड काम होगा, एनालॉगस सिस्टम नहीं होगा। ठीक है। स्टेज कौन कौन सी डेवलपमेंट की चल रही है, तो इसमें देखो लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पे इस DO 228 को तैयार किया गया है। इसको फुलफिल भी करता है, नाम से पता पड़ रहा है ना, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हल्के वजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसके अलावा 125 डॉर्नियर 228S, ये देखो कानपुर फैसिलिटी में 1983 से ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है। और साथ में हॉल का ये जो अभी DO 228 है, इसको भी अब जैसे ही काम में और ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो उड़ान स्कीम के तहत इसको यूज़ किया जाएगा। सारस प्रोजेक्ट है, उसका क्या सीन है, देखो 6 मार्च 2009 को आप देखोगे क्रैश हुआ था। ठीक है, जिसके चलते आप देख सकते हो पायलट्स की डेथ हो गई थी, 3 टेस्ट पायलट्स की डेथ हो गई थी। तो उसी सार्स प्रोजेक्ट के तहत एक एयरक्राफ्ट बनाया गया था, तो ऐसे में उसको रोक दिया। फिर उसी के बाद में आप देख सकते हो कि उड़ान स्कीम को प्रमोट करने के लिए एक प्रोजेक्ट नया लाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं क्या, DO 228, जिसको हिंदुस्तान 228 भी बोला जा रहा है। अच्छा, ये जो NAL का जो सारस प्रोजेक्ट था ना, उसमें सारस MK2 करके वो एयरक्राफ्ट 14 सीटर तैयार किया गया था, पर वही बात है क्रैश हो गया था, इस वजह से सारस प्रोग्राम को भी एक बार हॉल्ट पे डाल दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। साथ में ये देखो सारस प्रोजेक्ट है ना, इसमें अभी मेन टारगेट ये है कि 70 सीटर रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना, उनका प्रोडक्शन भी किया जाए, और उनमें दोनों काम करेंगे साथ में मिलके, एक तो नेशनल एरोनॉटिकल्स लेबोरेटरी और दूसरा हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, दोनों मिल करके। ठीक है, बाकी देखते टाइम बताएगा आगे क्या होता है। मॉडिफिकेशन मेन जो थीम है वो किसकी है, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, जो कि जर्मनी से हमने लिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से, जहाँ पर NK सिंह, जो कि अभी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे सामने इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को फोकस करने के लिए मेन तो है वो क्या, कि जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। बोलने में तो बहुत बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि इंडिया ने टारगेट किया है 450 गीगावाट का 2030 आते आते टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अंडर रिन्यूएबल एनर्जी टैग। ठीक है, तो बोलो बातें तो आपने बड़ी अच्छी कर ली, इंप्लीमेंट करने में बड़ा जोर आएगा, तो प्राइवेट सेक्टर को आप अपने साथ में लेकर के आओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ये मिलकर के काम करेंगे, तब जा कर के आप ये टारगेट्स को अचीव करवाओगे। ये एक चैलेंजिंग रहेगा। और इसमें जो बैकवर्ड स्टेट्स है ना, जिसमें यहाँ पर नाम दिए जा रहे हैं, जैसे बिहार का नाम दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन स्टेट्स में बोले पोटेंशियल की कमी नहीं है। और आप देख सकते हो फॉसिल फ्यूल वैसे ही अपने आप में चैलेंजिंग हो रहा है। तो इन स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करो ना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये बताया जा रहा है। एक थोड़ा सा आपको पढ़ना है एपेक के बारे में, ये देख लो, एशिया पैसिफिक, ये जो ग्रुप है एपेक, इसके बारे में आप देखोगे है ना, ध्यान से एक बार पढ़ लेना, ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसकी ग्रुप का मतलब ये कॉलेशन या फिर जो एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एक। इसके अलावा ग्लोबल लोकल डिवाइड की बात हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा कम करने की ज़रूरत है पर नहीं कर रही है सरकार। बस यही कह रहे हैं जो ऑयल मार्केटिंग, क्योंकि सरकार तो रेगुलेट करती नहीं है आजकल ऑयल प्राइसेस को, जो भी फ्यूल प्राइस है आजकल तो उनको फ्री छोड़ रखा है। तो डीरेगुलेटेड मैनर में डीजल और पेट्रोल की प्राइस ये कंपनियां हैं वही डिसाइड करती हैं, HPCL मतलब इंडियन ऑयल ये मिलकर। पर वही चीज़ है कि ये सस्ता करने के लिए बोल रहे हैं कि ये सस्ता जो है ना क्रूड ऑयल का रेट ये लगातार बना रहेगा तो हम रखेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसमें शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर चेयर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ठीक है। ये 6 मेंबर्स की कमेटी है। तो इन्होंने बताया कि एक मेंबर ने मना कर दिया कि जो भी अकोमोडेटिव स्टांस हम कंटिन्यू कर रहे हैं पुलिस को हमें बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी राइज हो रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने अभी 2 चैलेंजेस जो मैं बार बार बताता रहता हूँ। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी को लगातार ऐसे सपोर्टिव मैनर में इंप्लीमेंट करना जिससे कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके। दूसरा पॉइंट क्या जाता है कि ड्यूरेबल इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, मतलब लगातार अगर मार्केट में इसी तरीके से अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रखा, जो अभी क्या चल रहा है, रेपो रेट की रेट आपको पता है 4% चल रही है, तो बोला इसी तरीके से मार्केट में पैसा चलता रहा ना तो बोला महंगाई और बढ़ जाएगी, तो वो दबाव बन जाएगा। तो RBI के लिए टाइट रॉप वॉक है जिसमें एक तरफ तो आपको पता है इन्फ्लेशन का ध्यान रखना, दूसरी तरफ इकोनॉमी को ग्रो कराना है। तो बोले एक मेंबर है, उनका मेंबर का नाम भी बताया हुआ है, जयंत वर्मा। उन्होंने बोला ईजी पॉलिसी इज़ नॉट राइट, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर RBI और IRDAI से रिलेटेड कि RBI और IRDAI जो है ना, जो FDI प्लान अभी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा आउट ऑफ इंडिया से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो बोले इसमें मेनली जो प्राइवेट बैंक्स है ना जो प्रमोट कर रहे हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को, बोले एक बार उसको वेट करना है, मतलब एक बार चेक करना है। बेसिकली मुद्दा क्या है, 74% तक हमारे यहाँ पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो जो प्राइवेट बैंक्स की जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना वो कहीं गफले ना करे, क्योंकि 74% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट बैंक्स जो है कहीं कोई चालसाजी ना कर ले, ठीक है ना। तो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और ये चेंजेस कब लाए गए थे, इसमें आप देख सकते हो 2019 में जो हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स है ना 2019 में, इनमें चेंजेस लाए गए थे। इन रूल्स को अब आप क्या कह सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2021, अब इनको ये बोल सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, वेटिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ये प्राइवेट बैंक जिन्होंने अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनियां डाल ली हैं। फिर देखो एक छोटी सी न्यूज़ आ जाती है पावर आइलैंडिंग। ये देखो पावर सेक्टर के लिए एक आप कह सकते हो, यहाँ पे देखो द स्कीम इज डिफेंस मैकेनिज्म फॉर पावर सिस्टम। कैसे कि मान लो आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली को पावर सप्लाई आ रही है हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से। अब पता पड़ा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोई डिजास्टर की वजह से वहाँ पर पावर सप्लाई इंश्योर नहीं हो पा रही है, तो दिल्ली के लोग तो बिना बिजली के रह जाएंगे ना। क्या किया जाए, तो ऐसे में स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट की जाए दिल्ली में बहुत बड़े स्केल के ऊपर। इससे क्या हो जाएगा कि कैसे भी करके वो पावर की जो रिक्वायरमेंट है आप उसी टाइम पे कॉम्प्लीमेंट कर दो, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा भी नहीं तो 4-5 घंटे में भी अगर कुछ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। इससे क्या होता है फिर देखो लॉन्ग टर्म में, या फिर आप देखो उस टाइम पे जैसे बिजली चली जाती है तो सारे बिजनेस ठप हो जाते हैं। इवन अभी लाइट चली जाए, लाइट ना हो, एक बार सोचो, इमेजिन करो एक बार कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या हम इतना, मतलब जो भी हम एडवांसमेंट देखते हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल यूसेज हम देखते हैं वो हो पाता क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यही प्लान है। तो 13 तो ऑलरेडी स्कीम्स ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, टोटल 26 ऐसे हैं प्रोजेक्ट जो कि इस 13 स्कीम्स के तहत काम कर रहे हैं, 17 स्कीम्स के अंदर में काम कर रहे हैं, 13 नाम आ गया, सॉरी, ठीक है। वर्ल्ड पेज पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि चाइना है ना 3 चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए लॉ पारित कर चुका है। आपको पता ही है वहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी 1970s में, फिर उसके बाद में 2 चाइल्ड पॉलिसी 2016 में ला दी, और फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी 2021 में, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है ना बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। और सरकार क्या बोल रही है अब कि भाई तुम बच्चे तो पैदा करो, हम दे देंगे आपके बच्चों को एजुकेशन फ्री में, इंश्योरेंस दे देंगे, टैक्स में रियायत दे देंगे। जो भी हम पहले परेशान करते थे कि भाई एक बच्चे से ज़्यादा जिनको बच्चे हो रहे हैं उनको मतलब परेशान होना पड़ता था उन माँ बाप को, बोला परेशान नहीं, आप बच्चे पैदा करो, ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। इधर आप देख सकते हो अंडर 20 वर्ल्ड्स की अगर बात करें तो शैली सिंह जो है वो आप देख सकते हो एक लॉन्ग जंपर हैं,
ये ध्यान रखें। और वो क्वालिफाई कर चुकी हैं अंडर-20 वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप उसके लिए, ठीक है। तो शैली सिंह ये लॉन्ग जंपर है, ये नाम ध्यान रखें। अफ़गानिस्तान में देखो, ये वहाँ के जो बच्चे थे, यूथ थे, वो प्रैक्टिस किया करते थे अपनी, वही चीज़ है। लिबरलिज्म तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है वहाँ पर। अब कितना क्या है ग्राउंड रियलिटी तो कोई बता नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा देखो और तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, एक छोटी सी टॉप स्कीम के बारे में आप ज़रूर पढ़ोगे, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके लिए ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये कहना है कि जब से ये टॉप स्कीम आई है तब से प्राइवेट सेक्टर में भी और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अपनी तरफ से अलग अलग, मतलब आप कह सकते हो कि जो भी एथलीट्स हैं उनको टेक ओवर करते हैं और उनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग दिलाते हैं, और उसकी वजह से एक आउटकम अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये सिर्फ एक तो मेन ये इतना ही पढ़ना है टॉप स्कीम के बारे में, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में। तो देखो मोटी मोटी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है, बाकी फिर भी कुछ बच रहा हो तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। थैंक यू।